वाले हैं एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। देखिए, होता क्या है कि पेडागोजी यानी शिक्षण से जुड़े कई शब्द सीधे सीधे ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं और इसी चक्कर में उनका असली मतलब कहीं खो जाता है। तो सिर्फ शब्दों को रटना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि इन टीचिंग प्रिंसिपल्स की एक मजबूत नींव, एक सॉलिड फाउंडेशन आखिर बनाई कैसे जाए। बस इसी सवाल का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकल तरीकों को समझेंगे। तो आज हम 4 मेन एरियाज पर फोकस करेंगे। सबसे पहले एक टीचर की मेथड टूलकिट, फिर लैंग्वेज सीखने वाले को समझेंगे, उसके बाद बात होगी कोर लैंग्वेज स्किल्स की, और आखिर में हम देखेंगे अनेक भाषाओं की शक्ति को। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, एक टीचर की मेथड टूलकिट। यहाँ हम इस बात पर फोकस करेंगे कि भाषा आखिर सिखाई कैसे जाती है, मतलब वो कौन-कौन से मेथड्स हैं जो एक टीचर इस्तेमाल करता है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। इसे आप ऐसे समझिए कि आपको सीधा भाषा के समंदर में उतार दिया गया है। सोचकर देखिए, एक ऐसी क्लास जहां इंग्लिश सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोली जा रही है। आपकी अपनी भाषा यानी मातृभाषा अलाउड ही नहीं है। यहाँ माहौल ही आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। अब इसके बिल्कुल उलट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये वो पारंपरिक तरीका है जो हम सब ने शायद स्कूल में देखा होगा। इसका पूरा का पूरा जोर ग्रामर के रूल्स और ट्रांसलेशन पर होता है। हर नियम को आपकी मातृभाषा में समझाया जाएगा और फिर आप ट्रांसलेट करते रहेंगे। तो यहाँ इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है डायरेक्ट मेथड, जिसका फोकस है बोलने और सुनने पर, जहाँ ग्रामर आप नेचुरली सीखते हैं। तो दूसरी तरफ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो पूरी तरह पढ़ने लिखने और रटे रटाए नियमों पर टिका है। रास्ते भी अलग और शायद मंजिल भी। चलिए अब टीचर के तरीकों से हटकर स्टूडेंट के नजरिए से देखते हैं। आखिर एक सीखने वाला भाषा कैसे सीखता है? प्लेग्राउंड की आम बोलचाल से लेकर किताबों के मुश्किल सिद्धांतों तक। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। एक्विजिशन यानी अधिग्रहण तब होता है जब हम अनजाने में सबकॉन्शियसली भाषा सीखते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा घर पर सीखता है। वहीं लैंग्वेज लर्निंग एक सचेत, एक कॉन्शियस कोशिश है, जहां हम रूल्स और ग्रामर के साथ क्लास में भाषा सीखते हैं। एक नेचुरल है तो दूसरा स्ट्रक्चर्ड। अब आते हैं BICS पर, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये वो आम बोलचाल वाली भाषा है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से गपशप करने में, बाजार में। इसे प्लेग्राउंड लैंग्वेज भी कहते हैं, मतलब काम चलाने वाली भाषा। और बिक्स की ठीक उलट है कैल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर बिक्स प्लेग्राउंड की भाषा है तो कैल्प क्लासरूम की भाषा है। ये वो फॉर्मल और मुश्किल भाषा है जो हमें किताबों को समझने, एग्जाम देने और गहरी बातें करने के लिए चाहिए होती है। ये बिक्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इस फर्क को समझने के लिए तैरने का उदाहरण बेस्ट है। डेक्लरेटिव नॉलेज का मतलब है आपको तैरने के सारे रूल्स पता हैं कि हाथ कैसे चलाना है, पैर कैसे चलाना है। ये है क्या जानना। लेकिन प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब है आपको असल में तैरना आता है। ये है कैसे जानना। एक है थियरी तो दूसरा है प्रैक्टिकल। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स की। वो स्किल्स जो क्लासरूम में सिखाई जाती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना और रियलिया। देखिए, पढ़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और ये मकसद पर डिपेंड करता है। एक है स्कैनिंग, ये लेजर की तरह है। आपको बस एक खास जानकारी चाहिए, जैसे पूरे अखबार में बस एक नाम ढूंढना। और दूसरा है स्किमिंग, ये है सरसरी नज़र से देखना, बस ये जानने के लिए कि बात किस बारे में हो रही है, जैसे अखबार की हेडलाइंस पढ़ना। और जब बात लिखने की आती है तो ये सिर्फ लिखना शुरू कर देना नहीं होता, ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब आइडियाज सोचना, फिर उन आइडियाज को एक स्ट्रक्चर देना यानी आउटलाइन बनाना। उसके बाद आता है पहला ड्राफ्ट लिखना, और सबसे आखिर में, जो कि बहुत जरूरी है, उसे एडिट करके फाइनल टच देना। अब ये एक मजेदार शब्द है, रियलिया। ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है क्लास में असली चीजों का इस्तेमाल करके पढ़ाना, ताकि सीखना सिर्फ किताबी ना रह जाए,
बल्कि रियल और ठोस बन जाए। मिसाल के तौर पर किचन की चीज़ों के नाम सिखाने हैं तो सिर्फ फोटो दिखाने के बजाय टीचर क्लास में असली चम्मच, प्लेट और डिब्बे लेकर आ जाए। इससे सीखना कितना आसान और यादगार हो जाता है ना? और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो आज के दौर में बहुत अहम है। अनेक भाषाओं की शक्ति यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर नए अप्रोच क्या हैं? यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट आता है, ट्रांसलैंग्वेजिंग। ये इस सोच पर आधारित है कि एक स्टूडेंट जितनी भी भाषाएं जानता है वो सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वो सब मिलकर उसके लिए सीखने का एक सिंगल पावरफुल टूल किट बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा 4 भाषाएं जानता है तो उसे अपनी बात कहने के लिए उन सभी का इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। भाषाओं को अलग अलग डिब्बों में बंद करने के बजाय उन्हें एक मजबूत रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर अक्सर एक कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे साफ समझ लेते हैं। पहली भाषा होगी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज, दूसरी भाषा अक्सर हिंदी या इंग्लिश, और तीसरी भाषा कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और हाँ, एक ज़रूरी बात, संस्कृत जैसी क्लासिकल भाषाएं इस फॉर्मूले का हिस्सा नहीं हैं, वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हैं। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा टेकअवे, सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, असरदार लैंग्वेज टीचिंग का मतलब सिर्फ कुछ नियम रटवा देना नहीं है। असल में ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पढ़ाने के तरीके, सीखने वाले की साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल स्किल्स, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। ये सिर्फ नियमों का खेल नहीं है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट की सभी भाषाओं को अलग अलग सब्जेक्ट मानने के बजाय उन्हें सीखने का एक फ्लेक्सिबल रिसोर्स माने, तो इससे मॉडर्न क्लासरूम कितना बदल सकता है? ये वो सवाल है जो हमें लैंग्वेज टीचिंग के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।